हेलो फ्रेंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटोजोन्स। हम लोग प्रोटोजोन्स के बारे में बात कर रहे थे। प्रोटोजोन्स के अंदर हमने देखा था कि पहला सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा था। सो दिस वाज योर सार्कोमेस्टिगोफोरा। अब ये सार्कोमेस्टिगोफोरा को अपन लोगों ने 3 क्लासेस में बांटा था। एक था मेस्टिगोफोरा, दूसरा था सार्कोडीना और तीसरा है ओपेलाइनेटा। इसमें हम लोगों ने ट्रिपनेसोमा का जिक्र किया था। ट्रिपनेसोमा और सार्कोडीना के अंदर हमने उन ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन किया था जिनके अंदर की लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो होती है वह सूडोपोडिया होती है। आज मैं ओपेलाइनेटा के बारे में आपको बताऊंगा। क्लास ओपेलाइनेटा। ओपेलाइनेटा को देखेंगे तो इसका जो एग्जाम्पल है वह है ओपेलाइना। इसका एग्जाम्पल जो है वो है ओपेलाइना। बनता है क्वेश्चन इसमें से कि ओपेलाइना जो होता है वो कैसा होता है, तो आंसर होता है राउंड होता है। दूसरा बहुकेंद्रकीय यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। साथ में इसमें चारों तरफ सीलिया होते हैं, विच आर द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, जो कि चलन संरचनाएं होती हैं। अब सीलिया धारी जो प्रोटोजोन्स हैं वो तो सीलियोफोरा में आएंगे। तो हमने इसको बोला ओपेलाइना को कि आपको तो वहाँ होना चाहिए। कि सर वहाँ गया था मैं, मेरे को मारा कि तू तो पैरासाइट है, स्पोरोजोआ में होना चाहिए। मैं स्पोरोजोआ गया तो उन्होंने फिर मेरे को ठोका कि तुम्हारे सीलिया है तो सीलियोफोरा। इन दिस वे, इस प्रकार से द फेट ऑफ द ओपेलाइना वाज हैंगिंग इन द बैलेंस। किसका भविष्य जो था वो अदर जूल में आ गया। तो साइंटिस्ट लोगों ने इसको रखने के लिए एक अलग ही क्लास बना दी जिसका नाम है ओपेलाइनेटा, जिसका एग्जाम्पल है ओपेलाइना। अब ये कहाँ मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज फाउंड इन द रेक्टम ऑफ फ्रॉग। यह फ्रॉग के रेक्टम में पाया जाता है, मेंढक के मलाशय में पाया जाता है। खत्म। और इस प्रकार से हमारा ये सार्कोमेस्टिगोफोरा जो है सब फाइलम समाप्त होता है। मैंने चार्ट में दिया था कि सार्कोमेस्टिगोफोरा के बाद दूसरा समूह जो आता है सब फाइलम के रूप में, दैट इज योर स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में से नीट में से क्वेश्चन बनता ही है। देखो, बनने को कुछ भी बन सकता है, लेकिन 4 लाइन दे रखी है अपनी प्रोटोजोआ के, तो वो 4 भी नहीं है। अगर उस डायग्राम को हटा दिया जाए और सीधा उसको लाइनों को कर दिया जाए तो 3 लाइन के अंदर उन्होंने जो है ख़त्म कर रखा है। एनी हाउ, स्पोरोजोआ में से क्वेश्चन जो है वह क्या बनता है, तो इसका आंसर होता है कि इसके अंदर ऑल एंडो पैरासाइट आर इंक्लूडेड, कि इसके अंदर सभी अंतः परजीवियों को सम्मिलित किया जाता है। अब हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम होता है जो कि एक मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल परजीवी होता है। चूंकि अंदर है तो एंडो, पैरासाइट है तो परजीवी, सभी परजीवी होते हैं। अब जब ये
अंदर होते हैं अंतः परजीवी के रूप में, तो इनमें एक पॉइंट होता है कि संकुचनशील रिक्तिका यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती है, इट इज एब्सेंट। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट हमने माना, तो जो सांद्रता, जो कंसंट्रेशन इसकी अंदर होती है वही इसके बाहर वाले मीडियम के अंदर भी होती है, यानी कि यह आइसोटोनिक होता है, आइसोटोनिक मीडियम में रहता है, समपरासरणी माध्यम में रहता है, इसलिए इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होती है। दूसरा, इनके अंदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी नहीं पाई जाती है, यानी कि चलन अंगक नहीं मिलते हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कौन कौन? सूडोपोडिया नहीं मिलेगा, सीलिया नहीं मिलेगा, फ्लैजेला नहीं मिलेगा। हमने इन स्पोरोजोन से पूछा तो फिर आप चलते कैसे हो? उन्होंने बोले सर हमें चलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वी डोंट नीड लोकोमोशन। लोकोमोशन की आवश्यकता किस लिए होती है? फूड, शेल्टर एंड ब्रीडिंग, भोजन के लिए, शरण के लिए और जनन के लिए। इनको ये सारी सुविधाएं होस्ट की बॉडी में मिल जाती हैं, तो इनको लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती। चूंकि ये पैरासाइट होते हैं, एंडो पैरासाइट होते हैं, इनमें संचित भोजन यानी कि स्टोर्ड फूड जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये बेसिक पॉइंट्स होते हैं अंतः परजीवियों के। अब बात ये चलती है कि स्पोरोजोआ के अंतर्गत किसको रखा गया है। तो स्पोरोजोआ के जो एग्जाम्पल्स हैं, ये लोग जो पूछते हैं वो होता है एक तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक मलेरियल परजीवी है जिसके बारे में विस्तृत अध्ययन आप 12वीं के अंदर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंदर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वह मलेरिया उत्पन्न करता है। फैलाने का काम फीमेल एनाफिलीज का और पैदा करने का काम प्लाज्मोडियम का होता है। अब बात चलती है दूसरे एग्जाम्पल की, जिसको हम लोग बेबेसिया कहते हैं। बेबेसिया ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैंने देखा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसी एनसीईआरटी की बुक में से, क्योंकि यह एक बीमारी पैदा करता है, टेक्सास कैटल फीवर या रेड वाटर फीवर, लाल जल ज्वर आ चुका है, पॉइंट टू बी नोटेड। देन कम्स योर अनदर एग्जाम्पल, ये भी बहुत पूछा करते थे, मोनोसिस्टिस, जो कि स्पोरोजोआ में आता है। मोनोसिस्टिस कहाँ मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये केंचुए की, अर्थवॉर्म की सेमिनल वेसाइकल में पाया जाता है। सेमिनल वेसाइकल का मतलब शुक्राशय। सेमिनल वेसाइकल में क्या होता है? स्पर्म्स पाए जाते हैं केंचुए के, तो वहां ये बैठा बैठा उसके स्पर्म्स को खा जाता है। तो बेचारा केंचुआ जो होता है वो स्टेराइल हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। एक और एग्जाम्पल है
जिसे मैं कहता हूं इमेरिया। इमेरिया जो होता है यह रैबिट की लिवर सेल्स में हाइपरप्लेसिया पैदा करता है, जिसमें लिवर सेल्स जो होती है वो बड़ी हो जाती है। हम लोगों के अंदर भी लिवर सेल्स जब बड़ी हो जाती है तो उसको कहते हैं हेपेटोमेगैली। तो ये स्पोरोजोआ के मैंने आपको पॉइंट बताया, इसके बाहर कोई पॉइंट नीट के अंदर नहीं आता है। देन कम्स योर थर्ड सब फाइलम। थर्ड सब फाइलम जो होता है वह सी, जिसे हम लोग नीडोस्पोरा कहते हैं। ये नीडोस्पोरा जो होता है इसमें सारे कैरेक्टर स्पोरोजोन्स के समान होते हैं या स्पोरोजोआ के समान होते हैं, परंतु ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्पोर्स इसको अलग रखा गया है। इसके अंदर दो प्रकार की क्लासेस आती हैं। एक कहलाती है माइक्रोस्पोरिया और एक कहलाती है मैक्रोस्पोरिया। माइक्रो मतलब छोटे, स्पोरिया मने स्पोर, और मैक्रो मने बड़े, यानी कि बड़े स्पोर, बिग स्पोर्स आर प्रोड्यूस। नो नीड टू टॉक टू मच अबाउट इट। व्हाट दे हैव आस्क्ड अप टिल नाउ, उन्होंने अभी तक क्या पूछा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। उन्होंने इतने सालों के अंदर केवल एक ही एग्जाम्पल इन्होंने पूछा है। किसका एग्जाम्पल जो है वो है नोसीमा। नाम है, और ये सिल्क वर्म में, रेशम के शलभ में परजीवी होता है, पैरासाइट होता है। फिनिश। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स another subphylum that we call it as Coeliophora. Coeliophora क्या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होगी? जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है, क्या होगी इसके अंदर? सीलिया होगी। इसके अंदर एक क्लास होती है और उस क्लास का नाम है सीलिएटा। सीलिएटा जो होती है ये सबसे बड़ी क्लास मानी गई है। इट इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट क्लास इन प्रोटोजोआ। तो ये आपकी बिगेस्ट क्लास हो गई। अब इसके अंदर कौन से एग्जाम्पल आते हैं? तो पहला एग्जाम्पल तो मैं आपको बता रहा हूं, वह है वर्टिसेला। वर्टिसेला को पेडिसलेट प्रोटोजोन कहते हैं। वृंतयुक्त प्रोटोजोन कहते हैं। इसका जो डायग्राम होता है वह ऐसा होता है।
ये न्यूक्लियस है, ये सीलिया है, और ये इसका व्रंत यानी कि पेडिसल है। अब ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। दूसरा एग्जाम्पल होता है बेलेंटिडियम कोलाई। बेलेंटिडियम कोलाई, इसमें भी सीलिया होते हैं, और ये जो डिसीज पैदा करता है उसका नाम होता है डिसेंट्री। तीसरा एग्जाम्पल हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है इसको चप्पल जंतुक भी कहते हैं, इसको स्लीपर एनिमल क्यूल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चप्पल के समान होता है। कैसा होता है? सो इट इज कॉल्ड योर स्लीपर एनिमल क्यूल। चप्पल के समान होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वह कैसी होती है? तो आंसर जैसा कि अभी अपन ने कहा, चप्पल के समान होती है। इसके बाहर की जो परत है वो पेलिकल हो गई, और नीचे की तरफ ये ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं बिंदु रूपी, जिनमें से फ्लैजेला सीलिया निकलते हैं। तो ये रही हमारे पास में सीलिया। सीलिया जो होते हैं उनके नीचे ट्राइकोसिस्ट नामक संरचना पाई जाती है। ये ट्राइकोसिस्ट जो होती है, पहले इसको उत्सर्जी संरचना मानते थे, फिर साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि इट इज स्ट्रक्चर फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस। स्टिल देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। इसमें आगे की तरफ ये अरीय संकुचनशील रिक्तिका देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं एंटीरियर रेडिएटिंग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ऐसे ही एक इधर भी मिलती है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर रेडिएटिंग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। पश्च अरीय संकुचनशील रिक्तिका। अब बात चलेगी न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस दो होते हैं, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। यहां से ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं। बड़े वाले को गुरु केंद्रक या
मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, जो कि वेजिटेटिव होता है। वेजिटेटिव का मतलब होता है कायिक होता है, यानी कि जनन में भाग नहीं लेता है। इट डू नॉट टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन। और एक होता है छोटा वाला, जिसको हम लोग माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। और माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है या रिप्रोडक्टिव इन नेचर होता है। कायिक वाला जो होता है, बड़ा वाला, वह तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए उत्तरदायी होता है। अब इसके अंदर भोजन इस वाले बिंदु से अंदर एंटर करेगा। सो वी कैन से दैट इट इज एक्टिंग लाइक अ माउथ ऑफ अ सेल। सो इट इज कॉल्ड एज साइटोस्टोम। साइटो माने सेल, स्टोम माने मुख, कोशिकीय मुख। यहां पर वेस्टिब्यूल आएगा, गुहिका आएगी, ये साइटोफेरिंक्स कहलाएगा, और ये साइटोप्रोक्ट कहलाएगा, विच विल एक्ट लाइक स्टमक। आ सकता है क्वेश्चन। तो भोजन अंदर गया इसके द्वारा, फिर डाइजेशन होगा, एसिमिलेशन होगा, फिर इजेशन होगा। इजेशन का मतलब अपचित भोजन को बाहर निकाला जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन आपका बनता है कि उस छिद्र को क्या कहते हैं जहां से कि अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है। इसको बोलते हैं साइटोपाइक। साइटोपाइक जो होता है, इट एक्ट लाइक एनस, यह गुदा के रूप में काम करता है। पैरामीशियम में दो तरह के पैरामीशियम होते हैं, एक किलर पैरामीशियम और एक नॉन किलर पैरामीशियम। किलर पैरामीशियम वह होता है जिसमें कुछ विशिष्ट पार्टिकल पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग कप्पा पार्टिकल कहते हैं। इस पैरामीशियम को यदि किसी ऐसे पैरामीशियम के साथ में रख दिया जाए जिसमें कप्पा पार्टिकल नहीं है, तो ये मर जाएगा। नॉन किलर वाला मर जाएगा, क्योंकि ये किलर है कप्पा पार्टिकल के कारण। कप्पा पार्टिकल एक पॉइजन देता है, और ये जो पॉइजन होता है उसका नाम होता है पैरामेसिन। पैरामेसिन पॉइजन जो होता है, उसके कारण वो नॉन किलर वाला पैरामीशियम मर जाता है। लोग कहते हैं कि कप्पा पार्टिकल है, लेकिन बहुत कम किताबें ये बताती हैं कि ये जो पार्टिकल है वास्तव में एक बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया का नाम है सीडोबैक्टर टीनोस्पोरियलिस। सीडोबैक्टर टीनोस्पोरियलिस। फिनिश। पैरामीशियम की कई जातियां होती हैं। पैरामीशियम कॉर्डेटम, पैरामीशियम ऑरिलिया, पैरामीशियम बर्सेरिया, सबके अपने अपने कैरेक्टर्स होते हैं। इसके आगे वाले भाग को ओपिस्ट कहते हैं।
पीछे जो गुच्छा होता है उसको बोलते हैं कॉर्डल टफ्ट। कॉर्डल टफ्ट का मतलब हो गया पुच्छीय गुच्छा, पुच्छीय गुच्छा हम उसको कहते हैं। सो इन दिस वे द पैरामीशियम comes to an end as well as our protozoans। और यहाँ पर आकर हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रोटिस्टा समाप्त होता है। तो आफ्टर मोनेरा प्रोटिस्टा इज देयर, प्रोटिस्टा इज फिनिश्ड। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर किंगडम कॉल्ड एज फंजाई। इसको हम लोग बोलते हैं फंजाई, जिसके बारे में अपन लोग बात करेंगे ब्रेक के बाद। ओके, बंद कर देना। ये बहुत दुखी करता है यार। After the break, we are going to talk about fungi। फंजाई को हम लोग कवक कहते हैं। कवक को फफूंद भी कहते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है फफूंद की, कवक की, फंजाई की, बहुत ही सरल होती है। आप लोगों ने अचार पर, मुरब्बे पर, चमड़े पर फंगस देखी होगी, फफूंद देखी होगी। ये फफूंद जो होती है रुई के समान दिखाई देती है, जिसे अपन बचपन में बुढ़िया के बाल खाया करते थे, इस तरीके की फफूंद होती है। तो पहला पॉइंट फंगस में ये है कि माइकोलॉजी किसे कहते हैं। द स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। मायोलॉजी मसल्स के अध्ययन को कहते हैं। अगर इसमें से मैं ये सी हटा दूंगा तो इट विल बिकम मायोलॉजी, और सी लगा दूंगा तो ये बन जाएगा माइकोलॉजी। अब आई बात पीए माइकली साहब। पीए माइकली साहब से मैंने पूछा, भाई आप कौन हैं? बोला, लोग मुझे फादर ऑफ माइकोलॉजी कहते हैं, लोग मुझे कवक विज्ञान का जनक कहते हैं। ऐसे ही दूसरे व्यक्ति, ये तो हो गए कौन? फादर ऑफ माइकोलॉजी। और एक है मिस्टर E.J. बटलर, उनको फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कहते हैं। यानी कि भारतीय कवक विज्ञान का जनक E.J. बटलर है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल अकाउंट है। अब अपन बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स की। जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले अकरेंस की बात करनी चाहिए कि कवक कहाँ देखी जा सकती है। तो इसका आंसर होता है वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। गर्म एवं नमी वाले स्थानों पर आपको कवक देखने को मिलेगी। पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन,
नीट के अंदर ट्रू एंड फॉल्स में। अब बात ये चलती है कि विश्व में ये कहाँ पर देखी जा सकती है, तो आंसर होता है इट इज कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। विश्व जनित होती है, कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, विश्व जनित होती है, हर जगह मिल जाती है फफूंद। अपनी खोपड़ी में भी नहीं मिलता, डैंड्रफ होता है, जूतों पर मिल जाती है, चट्टानों पर मिल जाती है, सड़ी गली चीज़ों के ऊपर मिल जाती है। तो जो फफूंद होती है यह हमको हर स्थानों के ऊपर देखने को मिल जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि इट इज कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ नंबर 3, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, किसकी संरचना कैसी होती है। फंगस जो होती है उसका शरीर छोटे छोटे से तंतुओं का, फिलामेंट का बना होता है, जिन्हें हम लोग कवक तंतु या हाइफा कहते हैं। और ये कवक तंतु जो होते हैं, जब ये नेटवर्क बना लेते हैं, यानी कि ऐसा जाल बना लेते हैं, तो हम उसे माइसीलियम कहते हैं। तो हम उसे माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम कॉन्स्टिट्यूट द बॉडी ऑफ फंगस, कि माइसीलियम जो होता है यह कवक के शरीर को निरूपित करता है। तो यू कैन कॉल इट, ये आ चुका है क्वेश्चन, ये फंगल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। अब बात चलती है कि ये हाइफे जो होते हैं, टाइप्स ऑफ हाइफे, टाइप्स ऑफ हाइफे, ये कैसे कैसे होते हैं। अगर हाइफा एक दूसरे के समानांतर होते हैं ऐसे, तो हम उसे प्लैक्टोनीमा कहते हैं। अगर हाइफा रूट के समान होते हैं, मूल के समान, रूट लाइक, कैसे, ऐसे, जैसे कि मशरूम में मिलेगा आपको, एगेरिकस में। तो ये मशरूम जो होता है उसमें रूट के समान यदि हाइफा मिलता है तो उसको बोलते हैं राइजोमॉर्फ। यदि हाइफा का अग्रभाग गोल हो जाता है और दृढ़ हो जाता है, रिजिड, तो हम इसको स्क्लेरोशियम कहते हैं। ये स्क्लेरोशियम जो होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द फंगस फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन से, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने के लिए उत्तरदायी होता है। अब आता है नंबर 4, एप्रेसोरियम। एप्रेसोरियम जो होता है वो ऐसे होता है जैसे सूअर का मुंह या भिंडी, ऊपर से अपन काट देते हैं, याद करो, ये भिंडी रही,
यहाँ से अपन इसको काट दिया, ये चिपकने में मदद करती है। उसी प्रकार से एप्रोस्पोरियम का अग्रभाग थोड़ा सा गोलाकार होता है, आसंजक होता है, एडेसिव होता है, बॉडी से चिपकने में सहायक होता है। पक्सिनिया के अंदर मिलता है। 5 नंबर, अगर हम देखें तो कई प्रकार के हाइफे ऐसे भी होते हैं जो कि स्पोर्स बना लिया करते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। कुछ फैलाने के अंदर मदद करते हैं तो उनको बोलते हैं स्टोलोनीफोर, हाइफा। ऐसे कई प्रकार के हाइफा हमको देखने को मिलते हैं। अब बात चलेगी कि जनरली फंगस की स्ट्रक्चर कैसी होती है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फंगस। स्ट्रक्चर ऑफ फंगस। फंगस की संरचना जो होती है वह कैसी होती है। हमें मालूम है कि इनका शरीर जो होता है वह छोटे छोटे तंतुओं का बना होता है, जिन्हें हम लोग कवक तंतु या हाइफा कहते हैं। ये हाइफा जो होते हैं या कवक जो होती है, उनकी ये जो कोशिका भित्ति होती है, यह काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। कुछ कवक जैसे क्लास ऊमाइसेटीज के अंदर जो सेल वॉल होती है वह फंगल सेल्यूलोज की बनी होती है, कवकीय सेल्यूलोज की बनी होती है। और वो समूह जो होता है वो जलीय कवक को भी निरूपित करता है, एक्वेटिक एल्गी को भी रिप्रेजेंट करता है। इनके अंदर ये जो हाइफा है उसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। दुनिया की सारी फंगस हेटेरोट्रॉफिक होती है, परपोषी होती है। किसी भी फंगस में क्लोरोफिल नहीं मिलता है, क्योंकि यदि क्लोरोफिल होता तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेती। इसलिए हम कहते हैं कि ऑल फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक, कि सभी कवक जो होती हैं वह परपोषी होती हैं। तो न्यूक्लियस की संख्या के आधार पर, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस नंबर, द हाइफे में भी मोनोकैरियोटिक, एक केंद्र की होगा, या आपका हाइफे डाइकैरियोटिक होगा, डाइकैरियोटिक। मोनोकैरियोटिक हाइफे जो होता है वह प्राइमरी माइसीलियम को निरूपित करता है, और ये जो है वह सेकेंडरी माइसीलियम को निरूपित करता है। परंतु एक हाइफे ऐसा होता है जिसे बहुत सारे केंद्रक होते हैं,
न्यूक्लियस होते हैं, उसको हम लोग सिनोसिटिक हाइफा कहते हैं, यानी कि संकोशिक हाइफा कहते हैं। अब हम यूं भी कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द सेप्टा, कि पट की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर ये सेप्टा लिया हमने। अगर सेप्टा प्रेजेंट है, जैसे ये दोनों हैं, तो इनको बोलेंगे हम लोग सेप्टेट हाइफा, यानी कि पटयुक्त हाइफा कहेंगे। और ये जो है इसमें पट नहीं है, नो सेप्टा, तो हम इसको पटहीन या एसेप्टेट कहेंगे। जितने भी फंगस होती हैं उनको अगर आप देखेंगे, एज दे आर हेटरोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन, द स्टोर्ड फूड मटेरियल विल बी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हम भी तो हेटरोट्रॉफिक हैं, तो हम लोगों के अंदर भी संचित भोजन जो होगा वह ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे ही इनके अंदर भी ग्लाइकोजन जो होता है वह स्टोर्ड फूड मटेरियल के रूप में, संचित भोजन के रूप में पाया जाता है। अब बात चलेगी कि हमारा जो कवक है उसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स भी मिलते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स, यानी कि तेल बिंदु। तेल बिंदु जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तो रही संरचना। उसके बाद में केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर अपन ने वर्गीकरण किया, मोनोकैरोटिक, डायकैरोटिक एंड सिनोसिटिक। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द टाइप ऑफ हाइफा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द सेप्टा। सेप्टा है तो सेप्टेट पटयुक्त, सेप्टा नहीं है तो वो कहलाएगा पटहीन। परंतु एक क्लास होती है जिसको हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज कहते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के अंदर एक विशेष प्रकार के पट पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग पेरेंथोजोम कहते हैं, डोलीपोर भी कहते हैं। वहाँ से भी ये क्वेश्चंस को बनाते हैं। ये रही संरचना। अब अपन बात करेंगे कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वह कितनी प्रकार का होता है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 प्रकार का। प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन 3 विधियों से होता है। एक कहलाता है फ्रेगमेंटेशन, जिसे हम लोग खंडन कहते हैं। तंतु होते हैं, टूट गया तंतु, हाइफा अलग हो गया किसी कारणवश, ड्यू टू मैकेनिकल इंजरी, यांत्रिक चोट के कारण, तो वो तंतु बाद में अपने आप ही वृद्धि करके नया कवक दे देता है। तो इसको बोलते हैं अपन लोग फ्रेगमेंटेशन। नंबर 2 फिशन
का मतलब विभाजन, जैसे बाइनरी फिशन। नंबर 3, बाय बडिंग, यानी कि मुकुलन द्वारा। ईस्ट में होता है। दुनिया की सारी फंगस विरल और बहुकोशीय मानी गई हैं, लूज एंड मल्टी सेलुलर मानी गई हैं। केवल 2 ही फंगस ऐसी हैं जो यूनिसेलुलर हैं, जो एक कोशिकीय होती हैं। तो यूनिसेलुलर फंगस याद करिए, कौन सी यूनिसेलुलर फंगस होती है? तो आंसर होता है यीस्ट, एंड नंबर 2 सिनक्राइशियम। यीस्ट एंड सिनक्राइशियम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिंपल सा भाग है, लेकिन यीस्ट तो याद रहता है लोगों को, सिनक्राइशियम याद नहीं रहता है। अब ये तो रहा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें मालूम है कि केवल एक जनक भाग लेता है, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स के द्वारा होता है, बाय स्पोर। अब ये स्पोर्स जो होते हैं, ये ऊ स्पोर भी हो सकता है निषिक्तांड के रूप में, जाइको स्पोर भी हो सकता है, बेसिडियो स्पोर भी हो सकता है, एस्को स्पोर भी हो सकता है, ड्यूटरो स्पोर भी हो सकता है। इसका मतलब कवक के अंदर कई प्रकार के बीजाणु, कई प्रकार के स्पोर हमको देखने को मिलते हैं। क्लेमाइडोस्पोर भी होता है, एक गैमी भी होता है, एक ऑइडिया भी होता है, एक टोरुला स्टेज भी आती है। लेकिन ये चीज़ें कहाँ समझ में आती हैं? जो अपन एक पर्टिकुलर क्लास के मेंबर को लेकर उसकी लाइफ साइकिल बताते हैं। तो अपन बात करेंगे ब्रीफली, क्योंकि फंगस, फफूंद वास्तव में फफूंद है। बच्चा रात को याद करता है, सुबह भूल जाता है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल होती है। जैसा कि मैंने कहा कि देयर स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, बट देयर बिहेवियर और देयर लाइफ साइकिल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ऐसा ही स्टेटमेंट उन्होंने बैक्टीरिया में, जीवाणु में दे रखा है कि उनकी संरचना बड़ी सरल होती है, परंतु उनका व्यवहार काफ़ी जटिल होता है। तो जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, it takes place by different types of spores that we'll discuss during discussing the life cycle of each individual in a particular class. Then comes your sexual reproduction. Sexual reproduction का मतलब लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो होता है उसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, 2 जनक भाग लेते हैं जो विपरीत प्रभेद के होते हैं, विच आर ऑफ अपोजिट स्ट्रेन। हम यदि देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें कई तरह के टाइप्स होते हैं। आइसोगैमस हो सकता है। आइसोगैमस का मतलब समान प्रकार के युग्मक प्लस और माइनस फर्टिलाइजेशन में भाग लेंगे, निषेचन में भाग लेंगे, प्लाज्मोगैमी में भाग लेंगे।
एनाइसोगैमस, असमयुग्मकी, अलग अलग प्रकार के जनक जो होते हैं वह भाग लेते हैं। इनकी आकृति अलग अलग होती है, जिनमें से एक प्लस और एक माइनस होता है, और एक होता है ऊगैमस। ऊगैमस यानी कि विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन, जो सबसे ज़्यादा एडवांस होता है। मोस्ट एडवांस्ड टाइप